दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिल्म एक्सप्लेन गुरु में। कहानी की शुरुआत होती है निक और लोरी नाम के एक नए शादीशुदा जोड़े से, जो अपनी हनीमून ट्रिप के लिए शिकागो से एरिजोना के छोटे से टाउन विलियम्स में आते हैं। निक का हमेशा से सपना रहा है कि वो एक बार ग्रैंड कैन्यन जरूर देखे, इसलिए वो चाहता है कि उनकी शादी के पहले कुछ दिन जिंदगी भर याद रहने वाले बन जाए। शहर पहुंचकर वो दोनों एक छोटे से मोटल में रुकते हैं, जिसे एक अजीब लेकिन दोस्ताना औरत चलाती है। निक अगली ही सुबह म्यूल राइड करके ग्रैंड कैन्यन घूमने की तैयारी करने लगता है। उसी दौरान लोरी मजाक में कहती है, क्यों न हम पूरा वीकेंड बस कमरे में ही बिता दें। लेकिन निक इस रोमांचक सफर का सपना सालों से देख रहा था, इसलिए वो रुकने को तैयार नहीं होता। और आगे चलकर दोस्तों आप भी यही सोचेंगे कि काश निक ने उस दिन लोरी की बात मान ली होती। अब इसके बाद शाम को दोनों विजिटर सेंटर जाते हैं, जहां निक को एक निराश करने वाली बात पता चलती है। असल में ग्रैंड कैन्यन के अंदर म्यूल राइड करने के लिए एक बैक कंट्री परमिट जरूरी होता है और इसकी एप्लीकेशन कई महीने पहले डालनी पड़ती है। रेंजर साफ कह देता है बिना परमिट के अंदर जाना मना है। अब निक गुस्से में होता है पर हार नहीं मानता। रात को दोनों एक बार में रुकते हैं, जहां उनकी मुलाकात हेनरी नाम के एक बुजुर्ग गाइड से होती है, जो इलाके का पुराना जानकार और किस्से सुनाने वाला आदमी है। उनकी बात सुनकर हेनरी खुद ऑफर देता है, मैं तुम्हें प्राइवेट म्यूल राइड पर ले जा सकता हूँ, परमिट का इंतजाम मेरा काम है। निक की आंखों में खुशी झलकती है, लेकिन लोरी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो फिर भी निक की खुशी के लिए मान जाती है। अगली सुबह दोनों तय जगह पर पहुंचते हैं, जहां हेनरी पहले से ही खच्चरों के साथ खड़ा होता है। लोरी उससे पूछती है, परमिट दिखाओ ना। हेनरी मुस्कुराकर अपनी जेब थपथपाता है, सब इंतजाम हो चुका है। हालांकि वो कागज कभी नहीं दिखाता। लोरी थोड़ा झिझकती है, लेकिन निक के भरोसे वो भी चुप रहती है और तीनों अपनी म्यूल राइड शुरू करते हैं। जैसे जैसे वो ग्रैंड कैन्यन के अंदर बढ़ते जाते हैं, चारों ओर का नजारा उन्हें हैरान कर देता है। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और खामोशी में गूंजती हवा। निक और लोरी सोचते हैं कि उनकी ये ट्रिप वाकई जिंदगी की सबसे यादगार यात्रा बनने वाली है। अब रास्ते में हेनरी उन्हें इलाके का इतिहास बताता जाता है और अपने शरीर पर पुराने जानवरों के काटने के निशान दिखाते हुए अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है। थोड़ी देर बाद रुककर जब वो सब नजारा देखते हैं तो हेनरी कहता है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें 12,000 साल पुराने पत्थरों पर बने प्राचीन चित्र दिखा सकता हूँ। वहाँ हम रात को कैंप भी लगा सकते हैं। लोरी थोड़ी हिचकिचाती है क्योंकि वो जगह परमिट वाले इलाके के बाहर थी, लेकिन निक कहता है ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। लोरी आखिरकार मान जाती है और तीनों आगे बढ़ जाते हैं। रास्ता शांत है, हवा ठंडी है और माहौल में अजीब सी सुकून भरी खामोशी है। हेनरी रास्ते में एक जगह दिखाता है जहां 1869 में जॉन वेस्ली पोवेल नाम के एक खोजी ने अपना नाम पत्थर पर खुदा था। निक उस जगह की फोटो खींचता है और सफर जारी रहता है, लेकिन अब से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर ही मुसीबत शुरू हो जाती है। हेनरी के खच्चर को रास्ते में एक रैटल स्नेक दिखता है और वो अचानक बेकाबू होकर उछल पड़ता है और देखते ही देखते हेनरी और लोरी दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। अब जैसे ही हेनरी उठने की कोशिश करता है, उससे पहले ही वो जहरीला सांप उसके चेहरे और हाथ पर काट लेता है। हेनरी झटपट सांप को पकड़कर उसका सिर अलग कर देता है, लेकिन असली खतरा तो अब शुरू हुआ था। घबराई हुई म्यूल्स अचानक भाग जाती है और साथ ही चला जाता है उनका सामान, पानी और मेडिकल किट। हेनरी दर्द से कहराते हुए कहता है, निक तुम पीछे जाओ, उन्हें पकड़ो। निक तुरंत भागता है, जबकि लोरी मोबाइल निकालकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां तो नेटवर्क का नामो निशान नहीं होता। कुछ देर बाद निक वापस लौटता है। उसके हाथ में बस एक ही म्यूल होती है, दूसरी जिसमें सारा सामान था वो हाथ से निकल चुकी होती है। अब हालात और बिगड़ चुके थे। हेनरी के चेहरे और हाथ दोनों पर जहरीले काटने के निशान थे। लोरी फटाफट उसके हाथ को कसकर बांध देती है ताकि जहर धीरे धीरे फैले, लेकिन चेहरे के जख्म पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। धीरे धीरे सूरज डूबने लगता है और अब वापस लौटना नामुमकिन था। हेनरी गहरी सांस लेकर कहता है, घबराओ मत, ये जहर तुरंत नहीं मारेगा, सुबह होते ही मदद के लिए निकलेंगे। लेकिन अब इनके पास खाने पीने का कोई भी सामान नहीं बचा था। हेनरी कमजोर आवाज में कहता है, अगर जिंदा रहना है तो उस मरे हुए सांप को आग पर भूनो और खा लो। निक बेमन से आग जलाता है और कांपते हाथों से सांप का मांस भूनकर खाता है। लोरी से वो कहता है, थोड़ा खा लो, तुम्हें ताकत चाहिए। लेकिन लोरी डर और बेचैनी से कुछ भी नहीं खा पाती। रात जैसे जैसे गहराती है, हेनरी बहुत शांत आवाज में उन्हें बताता है कि जहर कैसे धीरे धीरे शरीर में असर करता है। पहले जलन, फिर दर्द, फिर धड़कनों का तेज होना। उसकी शांत बातें निक और लोरी को थोड़ी हिम्मत देती है ताकि वो डर में टूटे नहीं।
सुबह होती है तो हेनरी की हालत और भी बिगड़ चुकी होती है। निक और लोरी उसे मुश्किल से म्यूल पर बैठाकर वापसी की राह पकड़ते हैं। दोनों थके हुए हैं और एक एक कदम पर लोरी को लगने लगता है कि वो रास्ता भूल गए हैं। हेनरी अब इतना कमजोर हो चुका है कि उसे होश तक नहीं रहता। लोरी धीमी आवाज में निक से कहती है कि अगर हमें मदद नहीं मिली तो क्या होगा। निक खुद भी डरा हुआ होता है लेकिन हिम्मत दिखाते हुए कहता है कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा और चलो, हम निकल जाएंगे। अब कुछ देर बाद वो एक चट्टान के पास रुकते हैं क्योंकि उन्हें रास्ता समझ नहीं आता। वो हेनरी को नीचे उतारते हैं ताकि उसे थोड़ा आराम मिले, लेकिन वो आधे होश में फिर से म्यूल पर चढ़ने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में म्यूल अचानक उछलता है और भाग जाता है। निक पीछे पीछे भागता है और पीछे रह जाती है लोरी अकेली, जिसके सामने हेनरी की सांसें अब धीमी पड़ रही थी। वो आदमी जिसने पूरी ताकत बहादुरी दिखाई थी अब जहर और दर्द से टूट चुका था। वो लोरी की तरफ देखकर बस इतना कहता है, मुझे माफ करना। और कुछ ही पलों में हेनरी की आखिरी सांस निकल जाती है। जब निक वापस लौटता है तो लोरी जमीन पर बैठी हेनरी के शव को सीने से लगाए रो रही होती है। निक उसे गले लगाता है। दोनों फूट फूट कर रो पड़ते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अब असली जंग शुरू हुई है। न कोई रास्ता, न कोई नेटवर्क, न खाना, बस अनंत घाटियां और डर। लोरी चाहती थी कि हेनरी के शरीर को साथ लेकर जाए, लेकिन बिना म्यूल के वो नामुमकिन था। उन्हें याद था कि पिछली रात भेड़ियों की आवाज घाटी में गूंज रही थी, इसलिए उन्होंने वहीं पास में ही हेनरी को दफना दिया। रात को उन्होंने आग जलाई और एक दूसरे के पास सटकर बैठे रहे। निक सारी रात जागता रहा क्योंकि अंधेरे में चारों ओर भेड़िए मंडरा रहे थे। सुबह होते ही उसने चारों तरफ उनके पैरों के निशान मिटा दिए ताकि लोरी को डर न लगे। अब उनके पास कोई नक्शा नहीं था, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ सूरज की दिशा देखकर वो अंदाजे से चलने लगे। कई घंटे बीत गए लेकिन बाहर निकलने का कोई निशान नहीं। भूख से कमजोर हुई लोरी के पास बस एक चिंगम गम थी जिसे उन्होंने बांटकर खाया, बस थोड़ी राहत के लिए। धूप तेज थी, पानी खत्म और शरीर जवाब देने लगा था। भूख से बेहाल होकर लोरी मजाक में कहती है, काश अभी मैं फोन से पिज्जा ऑर्डर कर पाती। तभी उसके फोन पर एक सिंगल नेटवर्क बार दिखता है। वो जल्दी से 911 डायल करती है लेकिन कॉल नहीं लगती। निक कहता है ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो सिग्नल मिलेगा। दोनों पहाड़ी की तरफ चढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में निक को उम्मीद होती है कि शायद मोटेल वाली औरत नोटिस कर लेगी कि वो लोग लौटे नहीं और पुलिस को खबर कर देगी, लेकिन ये उम्मीद कमजोर थी। काफी देर बाद वो एक डेड एंड तक पहुंचते हैं जहाँ उन्हें पुराने पोषाण युग के चित्र दिखते हैं। लोरी को एहसास होता है कि वो कैन्यन के अंदर और गहराई में भटक गए हैं, बाहर नहीं निकले। वो टूट जाती है, गुस्से में निक से झगड़ पड़ती है, तुम्हारी जिद ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। फिर धीरे धीरे दोनों शांत हो जाते हैं। निक को याद आता है कि उसे थोड़ा बहुत रॉक क्लाइंबिंग का अनुभव है। वो कहता है ऊपर चढ़ते हैं, सिग्नल वहीं मिलेगा। दोनों सावधानी से ऊपर चढ़ते हैं लेकिन आखिरकार लोरी 911 डायल करती है लेकिन कॉल 2 बार कट जाती है। निक कहता है थोड़ा और आगे झुको, शायद सिग्नल पकड़ ले। लोरी झुकती है, तभी निक का हाथ फिसल जाता है और दोनों नीचे गिरते हैं। लोरी को बस हल्की चोट लगती है लेकिन निक का पैर एक बड़े पत्थर की दरार में फंस जाता है और वो दर्द से चीख उठता है। लोरी पूरी कोशिश करती है उसका पैर छुड़ाने की लेकिन पत्थर हिलता तक नहीं। आखिरकार दर्द से निक बेहोश हो जाता है। दृश्य बेहद दर्दनाक हो जाता है। दोनों पूरी तरह से असहाय और आसपास कोई नहीं। थोड़ी देर बाद निक को होश आता है। वो देखता है कि पास ही एक भेड़िया घूम रहा है जो खून की गंध से आकर्षित होकर वहाँ आया था। वो पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और उसे डराकर भगा देता है। लोरी पास की झाड़ियों से एक लंबी लकड़ी लाती है, इसी उम्मीद में कि उससे पत्थर हट जाएगा, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद वो पत्थर नहीं हिलता। निक की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। वो लोरी की तरफ देखता है और कहता है, डरना मत, तुम्हारे अंदर एक अच्छी पत्नी की सारी खूबियां हैं। लोरी रोते हुए कहती है, मुझे मदद लाने जाना चाहिए, लेकिन दोनों जानते थे कि अगर वो निक को छोड़कर गई तो शायद वो खुद भी रास्ता भटक जाएगी। वो फिर फोन उठाती है लेकिन अब फोन टूटा हुआ है। गिरते वक्त ही स्क्रीन चकनाचूर हो चुकी थी। 911 से पहले जो कॉल जुड़ी थी उससे वो अपना लोकेशन बता नहीं पाए थे। अब बस इंतजार ही एक रास्ता था। निक उसे हिम्मत देने के लिए कहता है, तुमने सुना है ना आरन रॉलस्टन की कहानी, वो हाइकर जिसने चट्टान में फंसने के बाद अपना हाथ काटकर खुद को बचाया था, शायद तुम्हें भी कुछ वैसा ही करना पड़े। लोरी सन रह जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जब निक बताता है कि उसने पास एक भेड़िया देखा है तो उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। वो पूरी ताकत से पत्थर हटाने की कोशिश करती है पर वो टस से मस नहीं होता। थक कर वो टूट जाती है और रोने लगती है और निक समझ जाता है कि अब कुछ भयानक होने वाला है। थोड़ी देर बाद लोरी डरते हुए पूछती है, अगर सच में मुझे तुम्हारा पैर काटना पड़ा तो? निक धीमी आवाज में कहता है, हेनरी का चाकू वो काम आ सकता है। दोनों एक साथ सोच में पड़ जाते हैं। वो चाकू तो हेनरी की लाश के साथ दफना दिया था, कितनी बड़ी गलती थी वो चाकू उनकी जिंदगी बचा सकता था। निक कहता है, मत जाओ, तुम रास्ता भटक जाओगी, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था।
लोरी पास की लकड़ियां इकट्ठा करती है, निक के पास रख देती है ताकि वो आग जला सके और उसे एक तेज लकड़ी का डंडा देती है, अगर भेड़िया आए तो खुद को बचाना। फिर वो अकेली निकल पड़ती है। वो उसी रास्ते की तरफ जाती है जहाँ उन्होंने हेनरी को दफनाया था। रास्ते में वो पत्थरों के निशान छोड़ती जाती है ताकि वापस लौट सके। कुछ घंटों बाद वो हेनरी की कब्र तक पहुँचती है। मिट्टी खोदकर वो चाकू निकालती है और तभी उसे एक और चीज दिखती है, वो असली परमिट, जिस पर अब साफ था कि हेनरी के पास सच में परमिट था, वो झूठ नहीं बोल रहा था। सूरज ढलने से पहले लोरी वापस लौटती है। निक बेहोश पड़ा होता है। वो तैयारी करती है और जैसे ही निक को होश आता है वो शांत होकर सिर हिलाता है। दृश्य बेहद दर्दनाक बन जाता है। लोरी कांपते हाथों से निक का पैर काटकर उसे चट्टान से छुड़ाती है। निक दर्द से बेहोश हो जाता है। अब रात गहरी हो चुकी थी। लोरी आग के लिए लकड़ियां लेने बाहर जाती है। तभी अचानक एक भेड़िया उस पर झपट पड़ता है। वो डरते हुए पूरी ताकत से मुकाबला करती है, चाकू से वार करती है और भेड़िया घायल होकर भाग जाता है। वो वापस लौटती है। वो बड़ी आग जलाती है ताकि बाकी भेड़िए पास ना आ सके। चारों ओर भेड़ियों की आंखें चमक रही थी। हवा में डर और मौत की गंध फैली थी। निक दर्द में तड़पते हुए कहता है, काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती, काश हम मोटल में ही रुके रहते। अब बस एक ही काम बचा था, इस रात को किसी तरह जिंदा काटना। रात भर लोरी जागती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो चारों ओर से आती भेड़ियों की आवाजें सुनती रही और हर आवाज में चौकन्नी हो जाती। हाथ में चाकू थामे वो निक और खुद की हिफाजत में लगी रही। इसी दौरान एक भेड़िया अचानक झाड़ियों से निकलकर उस पर झपटा और उसकी टांग पर गहरा काट लिया। दर्द से वो कर्रा उठी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चाकू से वार किया और उस भेड़िए को वहीं पर खत्म कर दिया। कम से कम अब उन्हें खाने के लिए कुछ तो मिल गया था। सुबह होते ही लोरी ने टहनियों से निक के लिए एक अस्थायी स्ट्रेचर बनाया ताकि वो उसे खींचकर साथ ले जा सके। अब उनके पास मांस तो था लेकिन पानी नहीं, और प्यास वो तो जान ले रही थी। निक की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके जख्म में इन्फेक्शन फैल चुका था। खून बहने और बुखार से वो बहुत कमजोर हो गया था। उसे लगने लगा कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। लोरी बार बार उसे हिम्मत देती, बस थोड़ा और चलो निक, बस थोड़ा और। लेकिन धूप और गर्मी ने दोनों की हालत निचोड़ दी थी। आखिरकार निक ने कहा, लोरी अब मैं नहीं बचूंगा, तुम मुझे यहीं छोड़ दो। लोरी गुस्से में बोली, ऐसी बातें मत करो निक, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। वो स्ट्रेचर खींचते हुए लगभग घसीटने लगती है। जब वो भी थक गई तो उसने एक मोटी टहनी पकड़कर उसे सहारा बनाया और फिर भी निक को आगे खींचती रही। थोड़ी देर बाद उन्हें पीछे से भेड़ियों की आवाज सुनाई देने लगी। अब वो इनका पीछा कर रहे थे। थककर दोनों गिर पड़े। लोरी ने निक का घाव देखा, वो बहुत बुरी तरह से सड़ चुका था। उसने अपनी शर्ट का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांधी। निक ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था तुम इतनी बहादुर हो। लोरी की आंखों में आंसू भर आए। बोली, मैं बहादुर नहीं निक, मैं बहुत डरी हुई हूँ। निक मुस्कुराया और बोला, तो इसका मतलब तुम समझदार हो। फिर उसने आखिरी बार कहा, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें हनीमून पर हवाई चले जाना चाहिए था। इतना कहते ही दोनों ने दूर आसमान में एक प्लेन देखा। निक बोला, देखा वो लोग उधर जा रहे हैं, शायद मदद मिल जाए। लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाते, भेड़ियों का पूरा झुंड सामने आ गया। लोरी ने उन्हें डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। निक का बिल्कुल कमजोर था। लोरी समझ गई कि अगर वो जिंदा रहा तो भेड़िए उसे बहुत दर्दनाक मौत देंगे। बारी दिल से उसने एक बेहद कठिन फैसला लिया। वो निक के पास झुकी, उसके मुंह को अपने हाथों से ढक दिया और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। सिर्फ कुछ ही पल बाद आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंज उठी। रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी। लोरी टूट चुकी थी और वो जोर जोर से रोने लगी। समझ नहीं पा रही थी कि अगर बस कुछ मिनट और रुक जाती तो शायद निक बच जाता। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है और सामने दिखता है ग्रैंड कैनियन का विशाल, शांत और सुनसान नजारा। एक ऐसी कहानी का अंत जो डराती भी है और रुलाती भी है। यही फिल्म है द कैनियन 2009। सच में दिल तोड़ देने वाली। अगर मेरी एक्सप्लेन में इसका पूरा दर्द महसूस नहीं हो पाया तो मैं बस यही कहूंगा कि इसे खुद एक बार जरूर देखना, क्योंकि इसे देखना नहीं महसूस करना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।